सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष बाबा साहब ने 8 शर्तों वाला एक ज्ञापन दिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। 8 शर्तों में 7 शर्तें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आज के अंबेडकर संदेश में 8वीं शर्त बताएंगे और 8वीं शर्त के बाद वो महत्वपूर्ण बिंदु अल्पसंख्यक कमेटी ने अपने विचार क्या दिए, जो बाबा साहब ने 8 शर्तें रखी और उसके अलावा अन्य जो अल्पसंख्यक कमेटी को ज्ञापन मिले अन्य समुदायों के, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी समुदायों के जो पत्र अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए गए, उस पर एक रिपोर्ट यहाँ पर अल्पसंख्यक कमेटी की तरफ दी गई और अल्पसंख्यक कमेटी के वो महत्वपूर्ण बिंदु जो दलित वर्ग से संबंधित थे, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अल्पसंख्यक कमेटी ने बाबा साहब के दिए गए ज्ञापन पर अपने विचारों को, अपनी रिपोर्ट को किस तरह से प्रस्तुत किया। और इसी रिपोर्ट को पढ़कर भारत देश में, चूंकि आपको मालूम है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, और इसलिए कांग्रेस की तरफ से या हिंदुओं की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि शिरकत नहीं किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन जब अल्पसंख्यक कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उसमें ऐसा कौन सा बिंदु है जिसे पूरे भारत देश में तहलका मच जाता है, पूरे देश के हिंदू एक स्वर में बाबा साहब की काफ़ी बुराई करते हैं, बाबा साहब को देशद्रोही कहते हैं और क्या क्या कुछ नहीं कहते हैं। 8 शर्तें जानने के बाद आप स्वयं विश्लेषण कीजिएगा, क्या बाबा साहब ने इन 8 शर्तों में कहीं पर भी अछूततान जैसा किसी अलग देश की मांग की थी? जैसा कि हमारे लोगों को, अपर कास्ट के लोग अक्सर भड़काते रहते हैं, अक्सर उनको बोलते हैं, जो हमारे समाज के लोग नहीं समझते, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन ना पढ़ा है ना सुना है। और यही कारण है कि हमारा समाज जागरूक बने। हम आपके समक्ष अंबेडकर संदेश के माध्यम से गोलमेज सम्मेलन जैसी पूरी कार्रवाई आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप देखिए, किसी अलग देश की डिमांड बाबा साहब ने की थी या नहीं की थी। 7 शर्तें आप जान चुके हैं। 8वीं शर्त आज सबसे पहले हम आपके समक्ष रखें और उसके बाद आप स्वयं विश्लेषण कीजिएगा। इसलिए आप समझ गए होंगे सम्मानित साथियों कि आज का अंबेडकर संदेश कितना महत्वपूर्ण है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए, शर्त संख्या 8 थी दलित वर्ग और मंत्रिमंडल। दलित वर्ग और मंत्रिमंडल ये आवश्यक है। बाबा साहब लिखते हैं, ये आवश्यक है कि सरकारी कार्यकलाप पर प्रभाव डालने हेतु व्यवस्थापिका में उन्हें प्रतिनिधित्व मिले, जिससे कि दलित वर्गों को सरकार की सामान्य नीति निर्धारण करने का अवसर प्रदान किया जा सके। आइए सीधे हम ले चल रहे हैं। ये तभी संभव है जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। दलित वर्गों के लोग इसलिए ये दावा करते हैं कि वे साधारणतया अन्य अल्पसंख्यकों के साथ साथ मंत्रिमंडल में उन्हें भी शामिल करने का नैतिक अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों के लोग प्रस्ताव करते हैं कि गवर्नर जनरल तथा सभी प्रांतों के गवर्नर को आवश्यक निर्देश दे दिए जाएं कि वे अपने मंत्रिमंडल में दलित वर्गों को यथोचित प्रतिनिधित्व दें। सामान्य साथियों, 8वीं शर्त है दलित वर्ग और मंत्रिमंडल। पूर्व की 7 शर्तें, पूर्व के अंबेडकर संदेश आपने बात जरूर किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कहीं पर भी बाबा साहब अछूततान या इस तरह का मिलता जुलता, जैसा कि हमारे समाज को बोला जाता है कि बाबा साहब ने ये मांग की थी लंदन में जाकर गोलमेज सम्मेलन में, तो ऐसी कोई मांग अलग देश की बाबा साहब ने नहीं की थी। आप समझ गए होंगे। 8 शर्तें जानने के बाद बस यही 8 शर्तें बाबा साहब ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, जो अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन थे, उनके समक्ष और अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष रखे। अल्पसंख्यक कमेटी ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की,
अब हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम रिपोर्ट प्रस्तुत करें, आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सच्चे अम्बेडकरवादी होने के नाते इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। अंत तक वॉच करने के बाद शेयर करना न भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अस्पृश्यों की उपरोक्त मांगों के संबंध में क्या हुआ और अल्पसंख्यक कमेटी के सदस्यों की ओर से क्या प्रतिक्रिया हुई, इन सब के संबंध में अल्पसंख्यक समिति ने गोलमेज सम्मेलन को जो रिपोर्ट दी थी उसका अध्ययन कर उसे समझाया जा सकता है। मैं उस समिति की रिपोर्ट के कुछ उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा साहब यहाँ पर कुछ उद्धरण जो उस समिति के हैं वो रख रहे हैं। तो उस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का 5वां बिंदु बाबा साहब रखते हैं और कहते हैं सभी समितियों ने अपने दावे पेश किए। सीटों की संख्या प्रत्येक संप्रदाय के अनुपात में निर्धारित की जाए। इस बात पर भी बल दिया गया कि उनके प्रतिनिधियों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में किसी भी प्रकार कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आगे चलकर मान्यवर कांशीराम साहब ये नारा देते हैं, अल्पसंख्यकों को विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने के संबंध में 3 बिंदु उभर कर सामने आए। नंबर 1 नामजदगी, सामान्य चुनाव और नंबर 3 जैसा कि बाबा साहब ने डिमांड की थी पृथक चुनाव प्रणाली के 3 विकल्प अपनाए जा सकते हैं। ये रिपोर्ट ने यहाँ पर यानी कि अल्पसंख्यक कमेटी ने ये स्वीकार कर लिया। 6ठा बिंदु यहाँ पर देखिए, नामजदगी को सर्वसम्मति से अनुपयुक्त ठहराया गया, मतलब ये कैंसिल कर दिया गया। अब 2 चीजें बची, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और पृथक चुनाव प्रणाली। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली इस प्रतिबंध के साथ प्रस्तावित की गई, मतलब एक कंडीशन के साथ, कि विभिन्न समुदायों के लिए सीटें सुरक्षित की जाएं। इस प्रकार चुनावों को लोकतांत्रिक रूप दिया जा सकेगा, तभी चुनाव प्रणाली का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इस विषय में संदेह व्यक्त किया गया कि क्या इस प्रकार अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की गारंटी नहीं होगी, वह युक्त संगत होगा, या तो उन्हें मनोनीत किया जाएगा अथवा उसमें बहुसंख्यक की इच्छा अनुसार ही अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। इस ओर भी संकेत किया गया था कि वास्तव में यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का रूप होगा। सांप्रदायिक चुनाव के प्रति ऐतराज उठाए गए थे। 8वां बिंदु, विचार विमर्श से यह निष्कर्ष निकला कि केवल एक ही ऐसी मांग थी जो सामान्यतया लोगों को स्वीकार हो सकती थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। बहुत पहले से इस ऐतराज पर विचार हुआ। इन कठिन समस्याओं का हल ढूंढ निकालना भी इसमें समाहित था, जैसे कि प्रांतों तथा केंद्र में कितना कितना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि विधानसभाओं की समस्त सीटें समुदायों को दे दी जाएं तो स्वतंत्र राजनीतिक विचार स्पष्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी और दलित वर्गों की प्रतिनिधित्व की मांग उलझन में पड़ जाएगी। अतः चुनाव कराने के विचार से उन्हें हिंदू प्रतिनिधित्व में से काटकर प्रतिनिधित्व दे देना चाहिए और उन्हें मतदाता माना जाए। और 9वां बिंदु है, सम्मानित साथियों, ये सुझाव दिया गया कि विभिन्न समुदायों में सीटों के बंटवारे में जो ऐतराज होगा उसका सामना करने के लिए केवल ऐसा अनुपात निर्धारित किया जाए कि 80 अथवा 90% सीटें पृथक निर्वाचन से भरी जाएं और शेष सीटें आम चुनाव द्वारा। ये कुछ समुदायों द्वारा मनोवांछित गारंटी न मिलने के कारण मान्य नहीं था। सम्मानित साथियों, 10वां जो बिंदु था, उस समिति के सदस्य मौलाना मोहम्मद अली की योजना पर, जिनकी मृत्यु पर हमें खेद है, यानी कि अब वो हम जिस समय बाबा साहब ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं यानी कि वो उस समय नहीं रहते हैं। विचार विमर्श में ये प्रस्ताव किया गया था कि जहाँ तक संभव हो कोई सांप्रदायिक अभ्यर्थी तब तक चुना हुआ न माना जाए जब तक कि व्यवस्था के अनुसार दूसरे समुदायों के 40% मत वह प्राप्त न कर ले। यद्यपि इस संबंध में कहा गया था कि जैसा कि उस योजना के लिए सांप्रदायिक रजिस्टर बनाना आवश्यक है, अतः जो लोग पृथक निर्वाचन के विरुद्ध थे उनके समान ऐतराज करने की छूट थी। महिलाओं को जिन्हें चुनावों में पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता था, उनकी ओर से संयुक्त निर्वाचन, पृथक मतदान अथवा सीट संरक्षण का कोई दावा नहीं किया गया था, परंतु राजनीतिक जीवन में पुरुषों के समान सक्रिय भाग ले सकें, इस विचार से जनता को अवगत कराने के लिए और महिलाओं को व्यवस्थापिका में अंतरिम प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा गया कि प्रथम 3 काउंसिलों में महिलाओं को 5% स्थान दिया जाए
और उनकी पूर्ति निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार नियमित करके की जाए। उस समिति संख्या 2 प्रांतीय संविधान की इस सिफारिश पर आम सहमति थी कि नए संविधान के सफल कार्यक्रम के लिए कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायों का प्रांतीय कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक व्यवहारिक महत्व रखता था। इस बात पर भी सहमति थी कि उस आधार पर मुसलमानों को संघीय कार्यपालिका में भी प्रतिनिधित्व मिले। छोटे अल्पसंख्यकों की ओर से प्रांतीय और संघीय कार्यपालिकाओं में उनके प्रतिनिधित्व के लिए दावा पेश किया गया था, वह चाहे व्यक्तिगत हो अथवा सामूहिक रूप से हो, अथवा यदि ऐसा करना संभव हो तो प्रत्येक मंत्रिमंडल में एक मंत्री को मुख्यतया उन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा सरदार उज्जवल सिंह उपरोक्त पैरा 12 में मुसलमान शब्द के बाद और अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक शब्द जोड़ेंगे। उस योजना के अंतर्गत उत्तरदायी कार्यपालिका को संयुक्त रूप में कार्य करने में जो कठिनाई होगी उसकी ओर भी संकेत किया गया था। 13वां जो बिंदु है यहाँ कमेटी का, अल्पसंख्यक कमेटी का, जहां तक प्रशासन का संबंध है, ये आम सहमति थी। प्रांतीय तथा केंद्रीय नौकरियों में भर्ती का कार्य लोक सेवा आयोगों को सौंप दिया जाए, जिन्हें निर्देश हो कि वे नौकरियों में विभिन्न समुदायों के उम्मीदवारों की योग्यता तथा नौकरियों के मापदंड का ध्यान रखते हुए यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान करें। सम्मानित साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उन साथियों के लिए जो इस समय नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठाया है। सम्मानित साथियों, ये महसूस कीजिए, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो 8वीं शर्त बाबा साहब ने यहाँ पर कौन सी शर्त रखी थी हम आपको बता देते हैं। दलित वर्ग और उनका उचित प्रतिनिधित्व, ये शर्त नंबर 5, शर्त नंबर 5 में नौकरियों में यथोचित प्रतिनिधित्व की शर्त को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया है और लोक सेवा आयोग के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए और उसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाए कि दलित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। यानी कि गोलमेज सम्मेलन का वादा, हमारा जो आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है और ये गोलमेज सम्मेलन का वादा है। ये महसूस कर लिया होगा आपने आज के अम्बेडकर संदेश में। 16वां बिंदु, ये भी स्पष्ट किया गया कि ब्रिटिश सरकार किसी सहमति से समुदायों पर कोई ऐसा चुनाव सिद्धांत अपनी ओर से नहीं थोप सकती जिसका किसी प्रकार का कोई विरोध हो। इसलिए स्पष्ट कर दिया गया था कि कमियों एवं कठिनाइयों के होते हुए भी समझौता न होने पर नए संविधान के अंतर्गत पृथक मतदान प्रणाली को ही चुनाव व्यवस्था का आधार रखना होगा। इससे अनुपात का प्रश्न उठेगा। ऐसी परिस्थितियों में दलित वर्गों के दावों पर समुचित विचार करना होगा। 18वां बिंदु यहाँ पर कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लोग इस बात पर अटल थे कि वे भारत के किसी स्वायत्त शासी संविधान के लिए अपनी सहमति तब तक नहीं देंगे जब तक कि उसमें उनकी मांगों को यथार्थ रूप में नहीं मान लिया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन द्वारा दूसरी समिति संघीय ढांचा समिति से जो केंद्रीय सरकार के कार्यक्रमों पर विचार करने हेतु नियुक्त की गई थी, उसे संघीय विधायिका से संबंधित अस्पृश्यों के प्रश्न पर भी विचार करना था। गोलमेज सम्मेलन को दी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि उप समिति में सर्वसम्मति से विचार प्रकट किया गया था कि दलित वर्गों, ईसाइयों, यूरोपियनों, एंग्लो इंडियनों, जमींदारों, व्यापारियों, यूरोपीय तथा भारतीय और श्रमिकों को जहां तक संभव हो दोनों सदनों में मुख्यतया निम्न सदन अर्थात लोअर चैम्बर में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु अल्पसंख्यक कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो आज के अम्बेडकर संदेश में आपने देखा 8वीं शर्त क्या थी और अल्पसंख्यक कमेटी के प्रमुख उद्धरण बाबा साहब ने यहाँ पर रखे हम सभी के समक्ष और हमने हूबहू प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश की। सम्मानित साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम 3 काउंसिलों में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, संघीय ढांचा समिति की नियुक्ति क्यों की गई थी। तो ये 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब अगर आप दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है।
आजकल जब से प्रथम गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही हम आपके समक्ष रख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 के माध्यम से, और आज हम लेकर उपस्थित हुए थे पेज नंबर 57 से 60 तक। आपने ध्यानपूर्वक अम्बेडकर संदेश को सुना, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जब से ये गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब से लगातार व्यूअर्स की संख्या बढ़ना, यानी कि हम ये बात महसूस कर रहे हैं कि आपकी दिलचस्पी गोलमेज सम्मेलन को जानने में ही है। लेकिन आपकी दिलचस्पी गोलमेज सम्मेलन के जानने में है, और उसी तरह से क्या समाज के अन्य लोगों को गोलमेज सम्मेलन नहीं जानना चाहिए? मैं समझता हूं कि समाज के हर व्यक्ति को गोलमेज सम्मेलन की संपूर्ण कार्यवाही मालूम होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो जागरूक हों और किसी के बहकावे में ना आए। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने उस बिंदु को उठाया था, लोग कह देते हैं अक्सर कि बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में अलग देश की मांग की थी, और वो विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं, आप जानते हैं उस बात को। तो ऐसे में आप मुझे बताइए, ये संदेश, ये गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही जन जन तक पहुंचना चाहिए कि नहीं? पहुंचाएगा कौन? आपने सुना है, हमने सुना है, तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह के अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें और अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करें। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं, तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।